Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. So yesterday we studied about two routes, and in one route, the first route, we studied about how independent states come together to make their bigger unit, and then they pool their sovereignty and retaining their identity, increases their security. So this type of coming together federations happened in USA, Switzerland, and Australia. Now we'll study about the second route. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. अब दूसरे तरह का जो रूट है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर एक बड़ी कंट्री जो है वो अपनी पावर्स जो है उसको डिवाइड करती है अपनी स्टेट्स के अंदर और अपनी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर. इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो बेसिकली है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम. यहाँ तीनों ही कंट्रीज के अंदर यही चीज की जाती है कि यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में और जो इनकी नेशनल गवर्नमेंट है उसके बीच में. पहले वाला जो ऊपर हमने फर्स्ट रूट पढ़ा है उसमें एग्जांपल्स जो है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे जो है वो है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम. तो आपको याद होने चाहिए नाम, ठीक है. India, Spain, and Belgium are examples of this kind of holding together federations. In this second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. अब यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसके पास में ज्यादा पावर होती है फेस टू फेस उसके ही कंपैरेटिवली स्टेट्स के. Very often different constituent units of the federation have unequal powers. और अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरी यूनिट्स हैं फेडरेशन की उनके पास में अनइक्वल पावर हो. बेसिकली सबके पास में लगभग सेम पावर्स ही होती हैं. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स. और अब आगे जाके आप पढ़ेंगे इसमें कि कुछ जो स्पेशल यूनिट्स होती हैं, जो दूसरी यूनिट्स होती है उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती है. वो किस टर्म में दी जाती है वो अपन आगे पढ़ेंगे. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके. सो बिफोर गोइंग फर्दर, यहाँ पे ग्लोसरी पार्ट है जिसमें जुरिस्डिक्शन जो है उसका मीनिंग दे रखा है. इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले. द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल ऑथोरिटी. वो एरिया जहाँ पर किसी एक व्यक्ति को लीगल ऑथोरिटी अधिकार मिला हुआ होता है. द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. अब ये जो एरिया होता है ये बेसिकली किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, ठीक है. ये किसी तरह के स्पेशल सब्जेक्ट पे बेस्ड अधिकार दिया हुआ होता है, लीगल अथॉरिटी मिली होती है, उसको कहते हैं हम ज्यूरिसडिक्शन. नाउ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. अब इंडिया को क्या चीज जो है वो फेडरल कंट्री बनाती है. हमने जैसे पहले पढ़ा था पहले के चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ रही थी. क्यों फेस करनी पड़ रही थी? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, यानी विविधता थी. अब एक इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स है, रीजन्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है वो किस तरह अरेंज की जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पता पड़ेगा. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangements in our country? हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके से पावर शेयर की जा रही है. Let us begin with the constitution. अब शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे कब बना है, जब यहाँ पर बहुत पेनफुल और खराब खून खराबा वाला पार्टीशन हुआ था, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे खराब पार्टीशन रहा है.
Soon after independence, several princely states became a part of the country. अब क्या हुआ था, जब हमारे देश को आजादी मिली थी तो ब्रिटिशर्स जाते जाते ये बोल के गए थे कि अगर आपकी इच्छा है, जो कि कई सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि राजा लोग उस स्टेट्स पर रूल कर रहे थे, एज इन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, लेकिन उनका खुद के भी कुछ अधिकार थे। ठीक है, तो जब उनके खुद के कुछ अधिकार थे और जब यहाँ पर आजादी दी गई तो ब्रिटिशर्स ने बोला आपकी इच्छा है, उन प्रिंसली स्टेट्स के लिए बोला था कि आपकी इच्छा है तो आप जाकर के पाकिस्तान में मिल जाओ, आपकी इच्छा है तो आप इंडिया में जाके मिल जाओ, और अगर आपका मन है तो आप खुद से इंडिपेंडेंट जो है अपना खुद का वो बना लो। तो यानी कि वो जाते जाते भी ये पॉसिबिलिटी छोड़ गए थे कि इंडिया के और सेवरल टुकड़े हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आजादी के बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। जो यहाँ पर हमारे नेशनल लीडर्स थे उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इन प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको अपने अंडर मिलाने में, कि भाई आप इंडियन यूनियन जो है उसको ज्वाइन कीजिए और एक देश की तरह यहाँ पे सरवाइव कीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर राजा लोगों को ये मनाने के लिए बोला गया था कि आप को आपके कुछ ऑटोनॉमी जो है आपकी वो मेंटेन रहेगी, यानी कि आपका रूल जो है वो आप अपने तरीके से अपने राज्य को चला सकते हैं, लेकिन आप आओगे तो कानून के अंडर ही, और आप में और आपकी जो प्रजा है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कानून के लिए सब बराबर होंगे। तो अब आप खुद से सोचो कि अगर किसी राजा को अपन ये बोलें कि भाई तुम में और तुम्हारे दास के अंदर सेम वो चीज रहेगी, सेम तुम बराबर रहोगे, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, कोई पर्क्स नहीं मिलेंगे, तो वो क्या अग्री करेगा कि ठीक है भाई, हाँ मैं राजी हूँ इस चीज के लिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है? बताइए क्या आपको। नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे वही चीज जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ठीक है, तो उसको एक तो वो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उनको अग्री करने के लिए काफी ज्यादा, वो तो आप आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में जाओगे जब पता पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हुई थी। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ वो अग्री कर गए थे, बाद में जाकर के उनको कुछ स्टेट्स जो थी उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले थे, उनको कुछ स्पेशल चीजें दी गई थी। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंस हुई तो हमारी ये सारी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो हमारे देश का हिस्सा बनी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको उसमें डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स से आप कैसे समझेंगे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर भी जो हमारा फर्स्ट रूट था उसके अंदर भी सारी जो स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, वो साथ में आकर के एक बिगर यूनिट बनाती है, तो वो भी एक तरीके से यूनियन ऑफ स्टेट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चीज यही बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन याद रखिएगा। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. भले ही यहाँ पे शब्द फेडरेशन जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इंडियन यूनियन जो है वो किस पे बेस्ड है, यहाँ जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं पे बेस्ड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार बनाई गई है उसमें अलग अलग लेवल्स हैं और सबके बीच में पावर्स डिवाइड की गई हैं। सारा काम वैसा ही किया गया है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे, लेकिन ये शब्द जो है फेडरेशन, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसकी जगह वर्ड इस्तेमाल क्या किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ में आया? दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नो मैम। नो मैम। ओके, ये इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, अब वापस से हमारे जो 7 फीचर्स हमने फेडरलिज्म के ऊपर पढ़े थे उनकी तरफ चलते हैं, और अगर आप देखेंगे उन फीचर्स के अंदर तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि हमारा जो देश का संविधान है उसके अंदर यही सारे प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाइड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली हमें एक 2 टियर सिस्टम दिया था गवर्नमेंट का। हमारा जो संविधान है देश का उसने हमें 2 लेवल दिए थे सरकार के, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी यूनियन ऑफ इंडिया को। ठीक है, और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। अब बाद में एक 3rd टियर और ऐड हुआ फेडरलिज्म के अंदर हमारे देश के अंदर, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज वाली जो चीज है वो बाद में ऐड हुई थी। अब किसी भी फेडरेशन के अंदर तीनों ये डिफरेंट टीयर्स जो हैं वो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने क्लियरली बोल दिया था कि ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो डिवाइडेड होंगी यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में।
अब इनके अंडर कौन कौन सी यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन गवर्नमेंट यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो किस किस चीजों पे काम करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि स्टेट की जो लिस्ट है यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कौन कौन से सेक्टर दे रखे हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर्स डिवाइड हुई है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फील्ड के अंदर दोनों को काम करना होगा और दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है, या एक जो है वो बेसिकली फिर ऑब्वियसली बात है उसमें क्लैशेस होंगे अगर एक ही चीज दे देंगे दोनों को। तो इनको अपने अपने हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं कि आपने इस पे काम करना है यूनियन वालों ने, और बाकी जो स्टेट वाले हैं उनको इस सब्जेक्ट पे काम करना है, ठीक है। Let us go back to the 7 features of the federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. जैसा मैंने आपको बताया ही था कि अभी ऊपर जो हमने फीचर्स पढ़े हैं उसमें ये सब कुछ mentioned है, applied है हमारे Indian Constitution के अंदर। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state government. अब हमारे पास में शुरुआत में 2 लेवल दिए थे सरकार के। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. अब बाद में जाकर के एक और लेवल बनाया गया फेडरलिज्म के अंदर, या हमारी सरकार के अंदर, जिसका जो किसकी फॉर्म में था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की फॉर्म में था। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. अब किसी भी टीयर के अंदर, बाकी फेडरेशन की किसी भी टीयर के अंदर, ये जितने भी लेवल्स हैं उन सबका सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी खुद का अलग लीगल बेस्ड उनका एक तरीके से ऑर्गन दे रखा है, उनको अथॉरिटी दे रखी है जो अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर काम करते हैं। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government, state government, and thus it contains 3 lists. अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर्स इनमें बटी रहेगी, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, या हमारा जो थर्ड ऑर्गन है उसके अंदर। इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि ये किस किस सब्जेक्ट पे काम करते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट यानी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो हैं उनको नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीजों पे काम करने के लिए बोला गया है, such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. अब इनको इम्पोर्टेंस जो दी गई है, सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो है डिफेंस सिस्टम हमारी कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। अब ये इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो जितने भी ऊपर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो पूरी कंट्री में सेम हो, इसीलिए इनको ये दिया गया है। The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो खुद से अपने जो भी ऊपर मेंशन सब्जेक्ट्स हैं उन पर अपने हिसाब से कानून बना सकती है। Then we have the second list. State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. State के पास में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस है या उसके राज्य से इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट्स also work on forest, trade unions, marriage, adoption and succession. अब बाकी इनके साथ में और क्या क्या काम करने के लिए बोला गया है इनको, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, पॉलिसीज जो होती हैं इन सब पे बेस्ड भी बनाई जा सकती है, ठीक है। सक्सेशन एज इन सीरीज पर भी ये काम कर सकते हैं। Both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in this list. अब दोनों ही जो हैं इन दोनों ही लिस्ट पर काम, दोनों ही जो गवर्नमेंट है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इस लिस्ट पर कानून बना सकती है। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अब कंडीशन ऐसी आ जाए जब इन दोनों के ही जो कानून बनाए गए हैं उनमें क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो जो कानून यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसी को
वैध यानी वैलिड माना जाएगा। समझ में आया इन दोनों पैराग्राफ्स में कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट? अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन ऊपर अबव जो लिस्ट पढ़ी है हमने उनमें आई ही नहीं है? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो बाद में आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बन चुका था, आजादी के बाद में ये चीज डेवलप हुई है। According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. अब हमारे संविधान के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स जो बाद में डेवलप हुए हैं उन पर कानून बना सके, ठीक है, या उन पर काम कर सके। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. हमने ऊपर पढ़ा था कि अधिकतर जो फेडरेशंस है जहां पर होल्डिंग टुगेदर वाली चीज अप्लाइड है वहां पर इक्वल पावर नहीं देती हैं सारी यूनिट्स को। Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. अब इसीलिए सारी जितनी भी हमारे देश के अंदर स्टेट्स हैं उनको इक्वल पावर यानी आइडेंटिकल पावर नहीं मिली हुई है। Some states enjoy a special status. कुछ स्टेट्स जो हैं उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। अब वो कौन सी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उनके नाम दे रखे हैं। States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है, प्रिविलेजेस मिले हुए हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। और ऐसा इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि इनका जो पास्ट रहा है वो काफी पिक्यूलियर रहा है, समाज जो रहा है इनका वो काफी पिक्यूलियर रहा है। हिस्ट्री थोड़ी सी, हिस्ट्री में जो इनके मतलब पहले जो इतिहास में वहां पे सिचुएशंस रही हैं वो काफी एक तरीके से शार्प रही हैं, इसलिए यहाँ पे इनको स्पेशल चीजें मिली हुई है। और वो आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 371। These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture and also preferential employment in government services. अब ये special powers जो मिली हुई हैं उसके तहत यहाँ का एक बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको स्पेशल जमीन का हक मिला हुआ है, उनके कल्चर का, और स्पेशली उनको एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज है उनमें उनको कुछ उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता है काम करने के लिए। Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. अब यहाँ पर बाकी देश की जो जनता है वो जाकर के जमीन नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की उस स्टेट की रहने वाले परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, ना जमीन खरीद सकते हैं ना घर खरीद सकते हैं। Similar special provision exists for some other states of India as well. और इसी तरह का प्रोविजन जो है वो बाकी स्टेट्स में भी लागू था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिसेंटली 371 जो है आर्टिकल वो कौन सी ऐसी स्टेट से हटाया गया है जहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी पहले? जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर से ये चीज हटा दी गई है, वहां पर भी ये चीज बहुत ज्यादा चल रही थी पहले और अब हटा दी गई है। और अब इंडियंस जो कहीं से भी बिलोंग करते हैं इंडिया की किसी भी स्टेट से, वो वहां जाकर के जमीन भी खरीद सकते हैं और साथ साथ घर भी खरीद सकते हैं। There are some units of Indian Union which enjoy very little power. अब कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन की जो बहुत छोटी पावर को एंजॉय करते हैं। These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. अब ये एरियाज ऐसे हैं कि वैसे तो ये बहुत छोटे हैं कि इनको आप खुद से स्टेट की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते हो और ना ही इनको पहले से कोई स्टेट में मिला सकते हो। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. अब इनको क्या बोला जाता है? यूनियन टेरिटरीज। ना तो ये खुद से स्टेट है, ठीक है, स्टेट की तरह इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते, साथ ही साथ इनको किसी और एग्जिस्टिंग पहले से जो स्टेट है उसमें मिला सकते हैं। इसको हाईलाइटेड है, ये मार्क कर लीजिएगा, यूनियन टेरिटरीज की तरह इनके नाम जो है वो हाईलाइटेड रहेंगे, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली। These territories do not have the powers of a state. इन टेरिटरीज के पास में
स्टेट की तरह पास नहीं होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पास रनिंग इन दीज एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी स्पेशल पास चलाई जाती है इस एरियाज में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ये जितना भी हाईलाइटेड है इसको मार्क कर लीजिएगा कि यूनियन टेरिटरीज क्या है, उनके स्पेशल पावर्स क्या है। वहां पे स्टेट की पावर्स जो है वो रेगुलेट नहीं होती है, ना उनको दी जाती है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी की स्पेशल पावर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। This sharing of power between the union government and the state governments is basic to the structure of the constitution. अब ये जो पावर शेयरिंग हो रही है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, और बिल्कुल भी आसान नहीं है इस तरह के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस लाना। The parliament cannot on its own change this arrangement. Parliament खुद से इस arrangement को बदल नहीं सकती. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. अब अगर इस तरह के अरेंजमेंट में कोई चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उनमें उनको 2/3 मेजोरिटी वोट्स चाहिए. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total state. और फिर उसके बाद में जितने भी लेजिस्लेचर हैं हमारी टोटल स्टेट्स के, उनकी हाफ जो है उनका भी इनको सपोर्ट चाहिए, तब जाकर के इस अरेंजमेंट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो पावर शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure. अब judiciary जो है वो भी एक important role play करती है किस तरीके से constitution के जो provisions है उनको लागू करना है और procedures को follow up करवाना है. In case of any dispute about the division of powers, the high courts and the supreme courts make a decision. अगर कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई ऐसा dispute हो जाए जहां पर ये division of powers जो है उनमें लड़ाई मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो डिसीजन कौन देता है? हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से भी बात नहीं संभलती है तो फिर उस चीज को भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो डिसीजन लेते हैं। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात तो यही हो गई खत्म। उसके बाद में एक और पॉइंट दिया गया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो अपने रिसोर्सेज जो उनको है उस पर टैक्स लगा करके सरकार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको आगे फॉलो अप कराएं, जो भी उनको असाइन की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पास उसका प्रॉपर यूज करें। समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. Kindly go through the chapter and conjure up your problems. We'll discuss your problems in tomorrow's session. Have a nice day ahead. God bless you all. Thank you. Welcome.